आपके अपने योगा चैनल सत्य योगा में मैं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इंसान की एक खूबी होती है कि जीवन में उसको जहाँ भी सुंदरता दिखाई देती है उसके प्रति वो आकर्षित होता है। सुंदरता के प्रति उसका आकर्षण ये उसका एक स्वाभाविक गुण होता है। वह सुंदरता चाहे प्रकृति की हो चाहे इंसान की हो। प्रकृति की जहाँ हम बात करें तो प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य की लालिमा, सायंकाल अस्ताचल में जाता हुआ सूर्य, रात्रि में धवल चांदनी, वर्षा के ऋतुओं में रिमझिम करती बारिश और ठंडी हवाएं। वादियों की बात करें तो बर्फ़ से लदी हुई पहाड़ियाँ और सुंदर प्रकृति में फूल और पौधे, ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी तरह से अपन इंसान के बाहरी व्यक्तित्व की बात करें तो बाहरी व्यक्तित्व में जैसे इंसान है उसकी सुंदरता अर्थात उसकी कद काठी, उसके शरीर की बनावट, उसकी बोलने वाली आँखें, उसके मुस्कुराते हुए होठ और उसके सिर पर घने काले और सुनहरे बाल, ये सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि हम इंसान के इस बाहरी व्यक्तित्व में से एक चीज़ हटा दें अर्थात उसके सिर के ऊपर जो ये बालों की खेती है इसको यदि हम हटा दें तो आप कल्पना करके देखो कि इंसान के दिलों और दिमाग में क्या चल रहा होता। आप समझ गए होंगे कि आज का मेरा वीडियो किसके ऊपर है। तो आज का मेरा वीडियो है कि समय से पहले जब आपके सिर के बाल झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कम होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, तो चाहे वो एक पुरुष हो या स्त्री हो, उसके जीवन में एक तूफान सा आ जाता है और वो परेशानियों से जूझने लगता है। तो ये जो समय से पहले बालों का गिरना और बाल का उड़ना, और मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता है कि जिनके बाल नहीं होते लोग उसको गंजा कहते हैं, तो इस तरह के शब्द उसके जीवन में ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जो हेयर फॉल है यानी कि बाल जो गिर जाते हैं समय से पहले, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले हम कारण जानेंगे। कारण के बाद में हम इसके निवारण के लिए योगाभ्यास में हम कौन कौन से ऐसे आसन या प्राणायाम है जिनका सहारा हम लें तो हमारी उजड़ती हुई खेती को हम रोक सकें, बालों की जो हमारी खेती है उसको हम रोक सकें। तो सबसे पहले हम कारण की ओर चलते हैं। तो सबसे जो पहला कारण है जिसकी वजह से आपके बाल कम होते हैं या गिरते हैं या झड़ते हैं उसका है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कई लोगों के परिवार में या उनके नस्ल में ऐसी चीज़ें होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही होती है। तो वो एक इफ़ेक्ट होता है कि पहले भी आपके परिवार में यदि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से बाल उड़ते रहें तो आप भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो नंबर एक कारण जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा हार्मोनल डिसऑर्डर। अपने बॉडी के जो हार्मोन्स हैं यदि वो सही मात्रा में और सही समय पर प्रोड्यूस होते रहते हैं, काम करते रहते हैं तो ठीक है। यदि उनमें डिसऑर्डर्स हो जाती है यानी उनको डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नंबर 3 है बीमारियाँ। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है जिनकी वजह से हमारे सिर के बाल उड़ने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके सिर के सारे बाल उड़ जाते हैं या गिर जाते हैं। और अगला जो कारण है दवाइयाँ और अन्य बीमारियों की वजह से जब हम दवाई ले रहे होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं हम, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से भी हमारे जो सिर के बाल हैं उड़ने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। और एक आजकल हमारी एक नई स्टाइल शुरू हो रही है कि बालों के अंदर हेयर डाई करना। तो जब हेयर डाई करते हैं उसकी वजह से भी हमारे बाल पतले हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर गिरने लगते हैं। हमारी जो जड़ें होती है वह वीक हो जाती है और हमारे बाल झड़ने लगते हैं या गिरने लगते हैं। डेंड्रफ या रूसी भी इसका एक कारण हो जाता है कि जब प्रॉपर बालों की केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं और बार बार शैम्पू वगैरह बदलते रहते हैं तो हमारे सिर में जो रूसी है वो स्थायी जगह बना लेती है, जिसकी वजह से हमारे बालों की जो रूट है, जड़ है, वो कमज़ोर हो जाती है और वहाँ तक हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, ब्लड की सप्लाई वहाँ तक कम पहुँच पाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल उड़ जाते हैं। लास्ट इसका एक जो कारण है वो स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान भी है। अधिक हम धूम्रपान करते हैं उसकी वजह से भी निकोटीन जाने से हमारे जो बालों की जड़ें हैं वहाँ तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। ये भी एक कारण होता है बालों के गिरने का। अब ये जितने भी मैंने कारण बताए वो कारण कोई भी एक कारण आपके अंदर हो सकता है यदि आप भी इस परेशानी से परेशान हैं तो। आप ध्यान रखने की बात है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ
कि किसी भी कारण से यदि आपके बाल गिर रहे हैं और उसके साथ में आप चिंता में या तनाव में हैं, स्ट्रेस में, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, तो मान लीजिए आपकी जो बालों की गिरने की जो रफ्तार है वो डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ऑलरेडी आप किसी बीमारी से जूझ रहे, यानी कि किसी वजह से आपके बालों की गिरावट जारी है और आप उसमें चिंता रख रहे हैं, तनाव रख रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो ध्यान रखने की बात है कि किसी भी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं तो आप तनाव में नहीं रहें, चिंता में नहीं रहें और इसके बारे में मनन नहीं करें। तो अब हम चलते हैं कि ये सब भी प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हम हमारे गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं? मैं कह रहा हूँ हाँ, रोक सकते हैं। योगा के अंदर हम यदि नियमित रूप से योगाभ्यास करें, नियमित रूप से योगाभ्यास के साथ हम विश्वास रखें, सबसे बड़ा फेथ होता है। हमें जब विश्वास होता है कि हाँ ये चीज़ मैं कर पाऊँगा या ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से हो रहा है, मान लीजिए। तो आजकल तो जिसके ये प्रॉब्लम है तो उसका तो यही जैसे एक मन होता है कि सिर पर घने बाल तो जीवन खुशहाल, नहीं तो कंगाल। तो ऐसी बात नहीं है, जीवन कंगाल बालों के नहीं होने से ही नहीं होता है, बालों के होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप अपने गिरते हुए बालों को योगाभ्यास से जरूर बचा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। जहाँ तक मैं डाटा की बात करूँ, डेटा में 3.5 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर पुरुष हैं जो इस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, यानी कि जिनको ये प्रॉब्लम है, और लगभग 2.25 करोड़ महिलाएं हैं जो भी इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रही है। तो कहने का मतलब है एक लगभग 6 करोड़ पुरुष और स्त्री या लड़के और लड़कियां हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो ये बाल गिरने की वजह से परेशान है। एक स्त्री की कल्पना करके देखिए आप, उसके जीवन में सब कुछ है, उसको प्यार करने वाला उसका पति है, उसके पास शोहरत है, उसके पास अच्छी सेहत है, पैसा है, भौतिक सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाल धीरे धीरे झड़ रहे हैं, वो मतलब गंजेपन की तरफ बढ़ रही है। तो उसके अंदर की जो आंधी चल रही है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं, उसका आप एहसास कर सकते हैं। शायद वो जीवन में सबसे बदनसीब अपने आप को मानेगी। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समय रहते हुए यदि हम इस पे अपना ध्यान दें और नियमित रूप से योगाभ्यास करें, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको एकदम रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी जो स्पीड है, जो इसकी रफ्तार है, जिस तेज़ी से आपके बाल गिर रहे हैं, उनको आप रोक सकते हो। और धीरे धीरे, क्योंकि योगा के अंदर योगा जो उसका कोज होता है बीमारी का, उसको वहाँ तक पहुँचती है। इसका बालों का जहाँ तक सवाल है, आपके बाल सिर के ऊपर जहाँ भी है, इनकी जो रूट्स होती है, रूट पे जब प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जाती है, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, तो वहाँ पर फिर धीरे धीरे इनकी रूट से वीक होने लग जाती है, और रूट के वीक होने से ये बाल धीरे 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 झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और आपका जो ये ऊपर का हिस्सा है ये धीरे धीरे वीरान होता चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि योगा के अंदर इस प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि 6 मैं यो आपको योगासन बताऊंगा कि 6 आप आसनों का अभ्यास डेली नियमित रूप से करें, और 3 प्राणायाम की बात करूंगा। तो सबसे पहला जो आसन है वो है वज्रासन। इसके लिए आप इस तरह से अपने दोनों घुटने उनको इस तरह से बेंड कीजिए, मोड़िए, इस तरह से बैठ जाइए। जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में वज्रासन की बात कही है। वज्रासन इस तरह से दोनों घुटने आगे, आपके हाथ यहाँ पर, आपकी कमर, आपकी जो रीढ़ है बिल्कुल सीधी रहे, नज़र आपकी सामने, ब्रीथिंग आपका नॉर्मल रहे। ये वज्रासन है। अब आप समझ रहे होंगे कि वज्रासन से बालों का क्या लेना देना। वज्रासन जब आप करते हैं तो वज्रासन में आपकी जो बैकबोन, आपकी जो रीढ़ है वो आपको सीधी रखनी पड़ती है। जब आप अपनी बैकबोन को सीधा रखते हैं तो आपके जो श्वासों की गति, आपका जो अंदर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसमें आप कि रीढ़ की हड्डी में आपके नीचे से मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक 7 चक्र होते हैं। आपकी जो वायु हो, यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन है, वो पूरे चक्रास को टच करती हुई जाती है, और लास्ट में सहस्त्रार चक्र में सारी ऑक्सीजन और आपकी जो ब्लड की सप्लाई है यहाँ तक जाती है, और आपके बालों को ग्रोथ देता है। तो इसके लिए आप, ये आपकी पोजीशन है, आप ये आँख भी बंद रख सकते हैं। धीरे धीरे गहराई से लंबा सांस लेना है, तो धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, इस तरह से। यानी कि आती ही सांस के ऊपर और जाती सांस के ऊपर अपना ध्यान रखें। तो ये था वज्रासन। आप इसका अभ्यास
आपकी क्षमता के अनुसार आप कितनी भी देर तक कर सकते हैं। एक यही आसन है जिसको खाने के बाद भी करने की सलाह दी जाती है कि इसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो आसन है वो आसन है पवन मुक्त आसन। वैसे तो ये जो आसन है पवन मुक्त आसन, ये हमारे पेट में गैस है उसको रिलीज़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको भी इस आसन के द्वारा दूर किया जाता है। या मैं ये कहूँ कि जो भी आसन आगे झुक के किए जाने वाले होते हैं, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है ये आपके हट से नीचे आ जाता है, वो सारे आसन आपकी इस प्रॉब्लम में फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो पवन मुक्त आसन के लिए आप लेट जाएं इस तरह से, किसी भी एक पैर को घुटने से बेंड करें ये, और फिर जैसा मैंने बोला आप अपने मस्तिष्क को अपने हट से आगे ले जाइए, टच करें। तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे से ऊपर की बजाय, ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये दूसरे पैर से आगे झुकते हुए सांस छोड़ें, वापिस सांस लें, सांस छोड़ें, ये फिर दोनों पैरों से इस तरह से रोल करेंगे जैसे हम लुढ़कते हैं। ये पवन मुक्त आसन। दो आसन हो गए। तीसरा आसन है अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन के लिए आप इस तरह से, जैसे हम वज्रासन में बैठे थे, आप वज्रासन में आराम से बैठेंगे। यहाँ से दोनों हाथ आप आगे ले जाएं, दोनों पैर हैं वो पीछे ले जाए। जितने हाथों की चौड़ाई आगे है पैरों की चौड़ाई भी वही रहेगी आपकी। ये अब यहाँ से धीरे धीरे आप पीछे आएंगे और आपके जो पैरों की तरफ आएंगे, पैर सीधे रखेंगे। आपके जो दोनों हाथ हैं, आपके कान दोनों हाथों से टच रहेंगे और आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा। ये इस तरह से धीरे धीरे पीछे जाएं। जैसे कुत्ता, एक जो डॉग होता है, अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि स्ट्रेस करने के लिए इस तरह का वो पोज बनाता है, उसी बेस पे इसका नाम रखा गया अधोमुख श्वान आसन। तो ये थे 3 आसन। अब 3 आसन हम करेंगे खड़े होके। तो खड़े होके किए जाने वाले आसन का अभ्यास अब हम करते हैं। तो खड़े होके किए जाने वाले आसनों में पहला आसन अर्थात इस सीरीज का चौथा आसन है हस्तानासन, जिसको पादांगुष्ठ आसन भी कहते हैं। इसके लिए आप इस तरह से अपने दोनों पैरों पर अपना बैलेंस बना के खड़े हो जाए और धीरे धीरे सांस लेने के साथ में हाथों को ऊपर ले जाए। ऊपर लेने के साथ में हाथों को धीरे धीरे सांस छोड़ने के साथ आगे आए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे आए। पहले हाथों को टच करें जमीन से, उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़े और आपके कमर से आगे वाला यानी ऊपर वाला हिस्सा उसको बिल्कुल नीचे ले जाए। इस समय मतलब आपका सांस छोड़ा हुआ है, सांस नहीं लेना है, और धीरे धीरे अपने नाक को घुटनों के पास ले जाए या टच करें। आपके जो घुटने हैं बिल्कुल सीधे रहेंगे, बेंड नहीं होंगे। ये ठीक है, यहाँ से पकड़े पीछे से, तो धीरे धीरे वापस उसी तरह सांस लेते हुए। ये था पादांगुष्ठ आसन या पादहस्त आसन। इसके बाद में जो अगला आसन है वो है सर्वांगासन। जैसे इसके नाम से विदित है, यानी कि सारे अंगों की इसमें वर्जिश होती है, सारे अंगों की व्यायाम होती है, इसलिए इसका नाम सर्वांग, सारे अंगों को ये फायदा पहुंचाता है। और जैसा मैंने बोला कि जब आपका फ्लो है ब्लड का ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर होता है, तो आपके जो बालों की रूट है वहाँ तक ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती है और ये प्रॉब्लम दूर होती है। तो सर्वांगासन के लिए हम पीठ के बल लेट हैं, धीरे धीरे पाँव को इस तरह से बेंड करें, पीछे की तरफ लाएं और कमर से, हाथों से कमर को सपोर्ट करें। ये अब धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। इसमें हम ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। आपका ध्यान है आपके पैर के अंगूठों के ऊपर रखिए, धीरे धीरे वापस। ये था सर्वांगासन। अब सबसे जो अंतिम आसन है वो है शीर्षासन। शीर्षासन के लिए आप इस तरह से अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाइए, जमीन पे रखिए और अपने सिर को यहाँ पर इस तरह से लगाइए और धीरे धीरे बैलेंस बनाने के साथ इस तरह धीरे धीरे
ये आप यहाँ पर अपना ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं, श्वासों की गति साधारण, अंदर से प्रसन्नचित रहें। धीरे 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 वापस उसके बाद आप इस वज्रासन में आ जाएं, नजर बंद रखें, आंखें बंद रखें और गहराई से सांस लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें और नॉर्मल हो जाए। तो ये थे 6 आसन। इसके बाद में हम करते हैं प्राणायाम। 3 प्राणायाम करने की मैं सलाह दूंगा। तो बालों की झड़ने की जो समस्या है उसके निवारण के लिए मैं 3 प्राणायाम करने की सलाह दूंगा। प्राणायाम आसन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्राणायाम से हम उस ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं और हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाते हैं, और हमारा जो मेन कारण है जिसकी वजह से हमारे सिर के बाल कम हो रहे होते हैं, उसका मेन कारण ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई का कम होना ही होता है। तो प्राणायाम के द्वारा हम उस चीज़ को बहुत अधिक मात्रा तक बढ़ा देते हैं और हमारा जो मेन कोज होता है इस बीमारी के समस्या के पैदा होने का, वो दूर हो जाता है। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो दोनों नाड़ियाँ हैं उसको शुद्ध करते हैं, यानी कि उनका जो रूट है, उनका जो रास्ता है अवरुद्ध है उसको ठीक करते हैं। यानी कि हमारी चंद्र नाड़ी बाईं तरफ जो होती है, दाईं तरफ हमारी सूर्य नाड़ी, इनका जो रूट होता है, इनका जो रास्ता होता है वो सीधा करते हैं, मतलब कि साफ करते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी एक ऐसे आसन में बैठ जाएं जो आपके लिए सुविधाजनक हो। जैसे मैं ये सुखासन में बैठा हूँ, आप ऐसे बैठ सकते हैं। मैं जैसे ये सिद्धासन में बैठा हूँ, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, जो आसन आपको सुविधाजनक लगे। या फिर आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, ऐसे ही बैठ सकते हैं, या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। जो आसन आपको सुविधाजनक लगे, जिसमें अधिक समय तक आप बैठ कर अभ्यास कर सकें, उस आसन में बैठ सकते हैं। तो मैं जैसे मैं सिद्धासन में बैठ रहा हूँ, ये सिद्धासन, ये सिद्धासन। आप बैठ गए, आपकी जो बैक बोन है, यानी कि आपकी जो रीढ़ है वो बिल्कुल सीधी रही। इसमें जो पहली कंडीशन है यही है कि आपकी जो रीढ़ है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, आपके कंधे चौरस रहेंगे, नज़र आपकी सामने रहेगी, और आपकी का जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की जो पहले दोनों अंगुलियां हैं वो आगे चक्र पर रखें इस तरह से, ये, और दोनों अंगुलियां जो है आपकी लास्ट वाली उसको इस तरह से रखें, और आपका जो बायां हाथ है उसको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। यहाँ से पहले आप बाईं तरफ से श्वास लेंगे, गहराई से लंबा श्वास लेंगे, बाईं तरफ से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाहिनी तरफ से श्वास लेंगे, दाहिनी तरफ से श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से मैं बाईं तरफ से श्वास ले रहा हूँ, दाहिनी तरफ से मैं बंद किए हुए हूँ अपनी नाड़ी को। मैंने सांस ले लिया, अब मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। जिधर से मैंने श्वास लिया उधर से मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। तो ये अभ्यास आप 10 से 15 बार करें, जिससे कि आपका जो रूट है, आपका जो रास्ता है, आपकी जो नाड़ी है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद में आप दूसरी तरफ से, यानी कि दाहिनी तरफ से, सूर्य नाड़ी की तरफ से आप अभ्यास करें। ये यहाँ से सांस ले लिया, अब मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। मतलब जिस तरफ से आप श्वास लें उस तरफ से श्वास छोड़ें। ये आप 10 से 15 बार इसको धीरे धीरे करें, जितना धीरे करेंगे उतना उसका फायदा मिलेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम में दूसरा अभ्यास जिसको आप अनुलोम विलोम कहते हुए सुने, इसके अंदर बाईं तरफ से आप श्वास लेंगे, दाहिनी तरफ से छोड़ेंगे, दाहिनी तरफ से लेंगे, बाईं तरफ से छोड़ेंगे। इस तरह से सीधे रहिए। आप आंखें बंद कर सकते हैं, गहराई से धीरे धीरे सांस लें। अब दूसरी नाड़ी से छोड़ें, फिर जिधर से छोड़ दे उधर से लें। दूसरी तरफ से छोड़ें। इसका भी आप 10 से 15 मिनट अभ्यास करें, 10 से 15 बार करें। और जैसे जैसे आप व्यस्त होते जाते हैं, इसको कितनी भी देर तक आप कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो पहला प्राणायाम था नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे आगे वाला जो प्राणायाम है वो कपालभाति। कपालभाति में हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे अंदर की जो गंदगी होती है उसको बाहर करते हैं। जब तक हमारे अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, शुद्धि
जो वायु है, शुद्ध वायु, वो अंदर नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए हम हमारे अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं कपालभाति। बैठने का तरीका वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पहले एक हाथ ज्ञान मुद्रा में था, अभी दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। ब्रीदिंग पहले नॉर्मल कीजिए अपना। अब सांस को बाहर छोड़ना। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। आपका ध्यान सिर्फ सांस छोड़ने पे होना चाहिए। सांस ऑटोमेटिक, आपके जो बीच में गैप होता है, आपके का शरीर ऑटोमेटिक उस समय सांस ले लेता है। तो सांस छोड़ने पे, मतलब इससे आप तेज़ी से जब बाहर सांस को छोड़ते हैं तो आपके अंदर की जो गंदी वायु है, टॉक्सिन से, वो बाहर निकलते हैं और आप दिमागी रूप से भी ये महसूस करेंगे आपके अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। तो ये था कपालभाति। तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अब हमारा शरीर शुद्ध हो चुका है तो हम तेज़ी से श्वास को लेंगे और तेज़ी से सांस को छोड़ेंगे। मतलब अच्छी स्वस्थ और शुद्ध वायु को हम अंदर लेंगे, गंदी वायु को बाहर छोड़ेंगे, स्पीड से लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपका पेट खुलेगा, मतलब सांस आपका अंदर जा रहा है, और सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आपकी जो बैकबोन है, आपकी जो रीढ़ है, बिल्कुल सीधी रहेगी। मतलब तेजी से सांस को लेना और तेजी से सांस छोड़ना। तो इसका भी आप जितनी देर तक अभ्यास करना चाहिए कर सकते हैं। यदि सर्दी के दिनों में आप इस प्राणायाम का अभ्यास करते तो सर्दी में भी आपको गर्मी का एहसास होगा। तो ये 3 प्राणायाम की क्रियाएं थी जिनको आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपने सुविधाजनक आसन में बैठ के 5 से 10 मिनट भी डेली करते हैं तो निश्चित रूप से आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जिस समस्या से परेशान है, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है, जैसा कि मैं हर बार अपने वीडियो के आखिरी में एक संदेश देता हूँ, तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है कि ज़िंदगी में पराया कोई नहीं होता, सिर्फ मन का वहम होता है। भरोसा रुका तो इंसान पराया हो जाता है और सांस रुकी तो शरीर पराया हो जाता है। हमारी जो सांसें हैं, सांसें रुकी तो उससे पहले, हमारी सांसें रुके उससे पहले हम जीवन का यथार्थ जान लें, अन्यथा खाली हाथ तो जाना ही है। क्यों ना हम एक एक श्वास को यादगार बना लें, उसे परमात्मा के स्मरण के साथ या अच्छे कर्म के साथ। यदि हमारी श्वास समाप्त हो रही है तो सही मायने में हमने जीवन को जी लिया है, अन्यथा तो हम इस धरती पर केवल बोझ होने के लिए ही आए हैं। जीवन के मर्म को जानने के लिए एकांत ढूंढे, अपने भीतर भी और अपने बाहर भी। एक एक श्वास के साथ अपने पुण्य एकत्रित करें और जीवन को आनंद के साथ जिएं। योग मार्ग शायद आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, इसलिए अपने व्यस्त जीवन में से योग अभ्यास के लिए समय निकालें तथा जीवन को सार्थक बनाएं और इसके लिए देखते रहिए सत्य योगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट्स हैं या आपको कुछ पूछना है ज़रूर लिखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, मित्रजनों में जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होगा यदि आप उनको शेयर कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।